के उसमें सहयोग कर सके, उनकी मदद कर सके। और मैंने ये बात मैं नहीं, पूरा देश जानता है कि जब एक पार्टी आती है तो एक वर्ग जो है ब्यूरोक्रेट का हावी हो जाता है, जब वो चले जाते हैं तो वो हाशिए पे कर दिया जाता है, दूसरा वर्ग हावी हो जाता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जात पात भी है, इसमें और चीजें भी हैं, दूसरे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़े हुए हैं। एक तो ये बड़ा सवाल है जिसको कि कोई नहीं देख रहा। एक दुर्गा नागपाल जी के सस्पेंशन ने एक बड़ा सवाल उठाया जिसकी तरफ किसी का इशारा नहीं। दूसरी बात क्या है कि खनन को लेकर इनका सस्पेंशन हुआ, सब जानते हैं, गोरखपुर से लेकर नोएडा तक जिस तरह का माफिया राज चल रहा है खनन को लेकर, और ये किसी पार्टी विशेष के राज में नहीं चल रहा, ये पिछले 20 साल से चला आ रहा है। और इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसके साथ राजनीतिक धनबल जुड़ा हुआ है, इसके साथ में राजनीतिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जो पार्टी विशेष सत्ता में रहती है उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसीलिए राम गोपाल जी दिल्ली में कहते हैं कि गलत हो गया है ये तो। और शिवपाल जी कहते हैं कि शासन हम चला रहे हैं, हम शासन तंत्र है, हमारी सुनी जाएगी। तो ये जो विरोधाभास विद इन पार्टी है वो इसीलिए है क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये गलत हुआ है। बाबा हरदेव सिंह साहब, जब ब्यूरोक्रेट्स कमिटेड होने के चक्कर में नेताओं के जूठे कप प्लेट भी उठा लेते हैं, तब ये स्थिति पैदा होती है कि आप जैसे ईमानदार अधिकारियों का भी पुरसहाल नहीं होता। दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी ईमानदार महिला अधिकारियों का भी जो है कोई पुरसहाल नहीं है, क्योंकि जो खद्दरधारी हैं उनको तो ये लगता है कि साहब जब पहले वाला आईएएस अफसर मेरे पैर छूता था और कप उठाता था तो अगला क्यों नहीं कर रहा ऐसा। तो ये जो कमिटमेंट है, एक अघोषित नियम बना लिया है आप लोगों ने, ये उसकी भी बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये बात सही है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष से कमिटेड हो या किसी नेता विशेष से। अरे भाई, राम आश्रय कुशवाहा दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, महासचिव हैं सपा के, उन्होंने समाचार प्लस के ऑन कैमरा ये बात कही हरदेव सिंह साहब कि जब तक समाजवादी विचारधारा के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक विकास नहीं होगा। अब बताइए, अब मुझे बताए कि कौन आईएएस अफसर समाजवादी है और कौन बसपाई और कौन भाजपाई, कौन कांग्रेसी। समस्या यही पैदा हुई जहां पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर ब्यूरोक्रेसी को बांटने का प्रयास किया गया। और ये खेल मेरे ख्याल से 2 दशकों से और पहले से भी चल रहा है। जिस तरह की सरकार आती है तो ना इसमें अधिकारी भी बराबर के दोषी है ना। अधिकारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बने हुए हैं पॉलिटिशियंस के हाथों में। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं कि अधिकारी में अगर ऊपर बैठे हुए अधिकारियों में अगर हिम्मत होती तो अगर मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इसको निलंबित करना है तो इनको कहना चाहिए था कि रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाने दीजिए साहब, सामने रख देंगे, चिंतन करिए, जल्दीबाजी में कोई काम करने की जरूरत नहीं। और एक सीनियर आईएएस अफसर, एक डीएम की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, एलआईयू की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री को भरोसा है। ये गजब मजाक हो रहा है क्या प्रदेश में अमिताभ अग्निहोत्री जी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर कहीं हो सकता है कि निर्णय गलत हो तो उदार नेतृत्व का ये दायित्व बनता है कि उस गलत आदेश को समाप्त करे, न तो कि जिद करके बैठा रहे। अमिताभ जी, जिस दिन ये घटना, बोलिए प्लीज। हरदेव जी, मैं तो ये कहा करता हूं कि इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, अब अपने बल पर नहीं खड़ा होता। हम लोगों ने जब संगठन में थे, पीसीएस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस और पीपीएस एसोसिएशन इकट्ठा होकर 2006 में तय किया था कि सुशासन की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। और उस समय आईएएस एसोसिएशन के सचिव से संजय भूस रेड्डी, उन्होंने मुझसे कहा था कि झंडा आपको उठाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं झंडा उठाने के लिए, लेकिन अपने संवर्ग के अधिकारियों से बात कर लीजिए। और संवर्ग के अधिकारियों से जब उन्होंने बात किया तो सबने उनको डपट दिया कि कहां बेकार के काम में जुट गए हो। नोट छापने दीजिए, मलाई खाने दीजिए, कहां बेकार काम में झंडा उठाने चल रहे हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी, तो मैं ये कहने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है ब्यूरोक्रेसी की। और अगर ईमानदार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब आएगा, एक अदद ईमानदार मुख्यमंत्री बैठ जाएगा, कैबिनेट में ईमानदार लोग बैठ जाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी फिर से 6 महीने के अंदर उसी तरह सक्रिय ईमानदार बन जाएगी। ठीक है अमिताभ अग्निहोत्री जी, बड़ा सवाल है कि जब हम कहते खद्दरधारी तो बदमाश हैं ही, चलिए मान लिया,
अधिकारी क्यों समझौता करते हैं, समर्पण करते हैं भाई? हरदेव जी जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क पर बहुत लंबी लंबी बात हम लोग कह चुके हैं इसी मंच पर। एक बार हरदेव सिंह जी इसी ढंग की बहस में मेरे साथ थे, तब भी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे और अंत में इस बात पर सहमति बनी थी कि हाँ, नौकरशाहों ने बहुत नाक कटाई है। इस बात पर सहमति बनी थी, उस दिन हरदेव सिंह जी भी सहमत थे। आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। एक तो अविनाश दीक्षित जी ने अच्छी बात कही, दस्तखत किसने किए? अधिकारियों ने। आपके अंदर इतना साहस नहीं कि आप बोल पाए, किस लिए पद पर है? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए, ठीक बात है। उबले हुए अंडे बेचिए, गली में समोसे बेचिए, जरूरी है कलेक्टर रहे, कप्तान रहे। दूसरी बात, 12:30 बजे रात में दुर्गा नागपाल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक प्रिंट आउट सौंपा जिसमें स्थिति का वर्णन किया कि आज क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपसे एक रिपोर्ट चाहिए मुझको। एक पार्टी हो रही थी जिसमें डीएम भी था, दुर्गा नागपाल भी थी, एक अधिकारी के बच्चे का जन्मदिन था। तो ये बाहर गई घर और वहां से एक रिपोर्ट 12:30 बजे इन्होंने कलेक्टर के हाथ में रिपोर्ट सौंपी और 1:20 पर मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित एक बेहद ताकतवर महिला अधिकारी ने डीएम को हुक्म दिया 1:20 पर रात में कि इनको बताओ कि इनको निलंबित कर दिया गया। ऐसे निलंबन होता है? कोई लिखा पढ़ी कोई कागज पत्तर होगा कि नहीं होगा? राजतंत्र चला रहा है ये कोई राजतंत्र है। और एक बात कहूं, हरदेव जी ने 2006 की बात कर दी। 2006, अगर मैं तारीख सही याद कर रहा हूं, 23 मार्च 2006 का दिन था। सहारनपुर में एक नौजवान लड़की कलेक्टर थी, निवेदिता शुक्ला। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी और खनन मंत्री थे शिवपाल जी। 1 महीने तक उस समय के खनन मंत्री और निवेदिता शुक्ला में टसल चली। उन्होंने कहा कि जिन जिन को ठेके मैंने कहा है उनको दे दो। उसने कहा ये लोग नियम पूरे नहीं करते, इनको नहीं दूंगी। 23 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सस्पेंड कर दिया। और फिर क्या किया पता है बाबा हरदेव सिंह जी? 1 महीने तक वहां कलेक्टर अपॉइंट नहीं किया सरकार ने। सीडीओ थे एक चौहान साहब, उनको ऑफिशिएटिंग डीएम बना दिया और उनसे सारे ठेके दिलवा दिए। उसके बाद डीएम दिया। जिस दिन ठेके पूरे बट गए उस दिन नया डीएम तैनात कर दिया। निवेदिता के पति थे राजीव रंजन वर्मा, डीआईजी थे। केवल निवेदिता को निलंबित नहीं किया, डीआईजी को भी हटा दिया सरकार ने। बदले की कार्रवाई की स्थिति ये थी। मतलब पत्नी को भी हटाया और पति को भी दंडित किया, ये स्थिति थी। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि हम तो खनन के बहुत सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने आज बोला कि खनन के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं और कभी सरकार अवैध खनन के मामलों में बहुत सख्ती से पेश आती है। मैं कैसे मान लेता हूं भाई, जीती मक्खी तो नहीं पी सकता ना, वो तो फड़फड़ाएगी। जिनको खनन मंत्री बनाया है इस सरकार ने, उनका बायोडेटा पता है क्या? गायत्री प्रजापति पर अवैध खनन के कुछ केसेस भी दर्ज हुए और आरोप तो लंबे समय से लगे। कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, खनन का काम भी करते थे, ठेकेदारी भी करते थे गायत्री भाई। अब वही खनन के मंत्री हैं आपके सूबे के, महेंद्र सिंह जी, ठीक है ना? अब वही तो हम जान गए कि अवैध खनन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इतनी ज्यादा गंभीर तो कोई सरकार नहीं रही कि अवैध खनन करने वाले को ही विभाग दे दिया हो। तुम ही संभालो, तुम्हें गंभीरता का अंदाज तो हमको लग गया कितनी गंभीर है। इसलिए ये एक्सीडेंट तो होंगे, अभी और भी होंगे। और ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं। मुलायम सिंह जी एक नजीर तय करके गए थे, अखिलेश जी ने उसी का पालन किया। नाम बदल गया, इस लड़की का नाम दुर्गा नागपाल है, उसका नाम निवेदिता शुक्ला था। ठीक है महेंद्र सिंह जी, जो सवाल मैंने अविनाश भाई से पूछा वही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आता हूं। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इस पर बोलेंगे। क्या यह पूरा का पूरा मामला चूंकि एक मजहब विशेष से जुड़ा है, जिस मजहब विशेष के लोगों को खुश करने के लिए मुलायम सिंह जी की पार्टी और अखिलेश जी की सरकार लगातार एक मैसेज ट्रेवल कराती है डाउन द लाइन, भले ही अदालतों से सरकार को लताड़ फटकार डांट पड़ जाए कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे जी, हम संदिग्ध आतंकवादियों की मौत पर भी उनको मुआवजा देने जाएंगे जी,
क्या ये कोशिश भी उसी मजहब विशेष के तुष्टीकरण की एक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है? महेंद्र जी। अतुल जी, उत्तर प्रदेश में स्थिति बन गई है, अखिलेश पूरी तरीके से हताश और निराश हैं और इस तुष्टीकरण के सिवा इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं पर तो ये जाति के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं, तुष्टीकरण के आधार पर डीजीपी से लेकर के सबके ऊपर मुकदमे लिखाए जाते हैं। हाँ। और उसी आधार पर कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है, देख हाँ। चुकी है। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि मुखौटा लगा करके ये सामने आए थे, अब इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। जी। इन्होंने जब साइकिल चलाना प्रारंभ किया था और तब इन्होंने जो बात कही थी और आज उस बात में कितना अंतर है। सरकार में आते ही मायावती को जेल भेजने की बात इन्होंने कही, जांच कराने की बात कही। हाँ। लेकिन उस समय के जितने भी अपराधी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, उनको सबको इन्होंने ठेके पट्टे देने शुरू किए। अरे अपनी और पार्टी आज में ले लिया, स्थिति हो गई। बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार वालों को अपनी पार्टी में ले लिया। अपनी पार्टी जिस दिन में ले पार्टी लिया। में लिया, जिस दिन पार्टी में लिया उसके 2 दिन बाद गाजियाबाद की डासना जेल से निकालकर पीजीआई में भर्ती कर दिया, क्योंकि उनके दिल में दर्द था। हाई कोर्ट की डांट पड़ी, सीबीआई की डांट पड़ी, विशेष कोर्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तुष्टीकरण का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 22 दंगे साल भर के अंदर हो गए और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। हाँ। गुंडों का, माफियाओं का, खनन माफियाओं का, हाँ। और भ्रष्टाचारियों का और ठीक सरकार है। का एक गठजोड़ उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया है, जी। जिसके कारण से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। ठीक है। अधिकारी बेहाल हैं, ठीक है। कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से। ठीक है, 22 दंगों की आप बात कर रहे हैं। जो मेरी आधिकारिक जानकारी है उसमें राज्य सरकार ने 27 दंगे मांगने हैं और जो दंगे जो रिकॉर्ड नहीं हुए उनकी संख्या 34 से लेकर 37 तक है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। ठीक कह रहे हैं तुझे, आप ठीक कह रहे हैं। अविनाश, ठीक है, अविनाश दीक्षित जी, फाइनल कमेंट, ये सूरत-ए-हाल के सुधरे कैसे? 1 मिनट आपके पास वक्त है। ये सूरत-ए-हाल एक ही तरीके से सुधर सकता है, वो ये है कि मुख्यमंत्री जी जिस वादे के साथ में, जिस स्लोगन के साथ में सत्ता में आए थे उसको निभाएं। हाँ। और अपने पार्टी में क्रिमिनलाइज जो धनबल और जो क्रिमिनल जो उन्होंने भर लिए हैं उनको दूर करें। शासन को जनता के लिए चलाएं, अपने और अपनी पार्टी के लिए ना चलाएं, अपने तंत्र के लिए ना चलाएं। ठीक है, उनको जनता की बाबा हरदेव सिंह साहब कोई सुझाव देना चाहें सिवाय इसके कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत महान है? नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट्स को कोई महान नहीं कहता हूं। हाँ। और ब्यूरोक्रेसी को मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये सुधर जाए, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस, ये 4 संवर्ग अगर सुधर जाए तो 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का सफाया 80% हो सकता है। ये मेरी मान्यता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा हरदेव जी? वो नहीं सुधर रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। और अब जो मेरा संदेश है कि पहले भी कहा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब तक ईमानदार नहीं आएगा, एक अदद ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री बैठ जाएगा और अपने मंत्रियों पर लगाम कसेगा और जो ये गलत तरीके से जो अच्छे अधिकारी हैं काम करते हैं उनको दंडित किया जाता है, वो जब समाप्त कर दिया जाएगा, गलत पर अंकुश लगेगा, तब सुशासन स्थापित होगा, जिसके लिए चिल्लाहट हो रही है। भाई साहब, आप तो राम राज्य का ना राम राज्य का देशी संस्करण बता रहे हैं आप। ये मुझे लगता है कि कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, मुझे नहीं पता। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। बस अमिताभ जी प्लीज। देखिए, हरदेव जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सैद्धांतिक और आदर्शवादी किस्म अब व्यवहारिक किस्म की है। वो इस लोक में तो कम से कम नॉन प्रैक्टिकल। हाँ। एक चीज समझनी होगी। हाँ। सरकार बनाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आगे कह रहा हूं, सरकार बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक बात। बनाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अच्छी बात है, लेकिन बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ हाँ। वहां गीता रामायण पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अभी भी नब्ज तक कोई नहीं गया। हरदेव जी ने भी बात कही, उनकी अपनी ख्याति अच्छी रही व्यक्तिगत, लेकिन नब्ज तक हाथ नहीं रखा। न महेंद्र सिंह से उम्मीद करता था कि वो वहां तक जाएंगे, नहीं गए। जब आप चुनाव में मदद लेंगे, मैं एक मोहल्ले का माफिया हूं, तेल चोरी करता हूं, मिट्टी का तेल ब्लैक में बेचता हूं, और आप महेंद्र सिंह जी के चुनाव में मैं वोट अरेंज करूंगा, बूथ कैप्चर करूंगा, तो जब ये विधायक चुन जाएंगे तो मैं पहली फुर्सत में इनके पास जाऊंगा और कहूंगा इस मोहल्ले का कलेक्टर, कप्तान, सब कुछ मैं खुद मुख्तार में मेरे नाम रजिस्ट्री करो, बेनामा करो भाई मोहल्ले का।
हाँ। तब आप किस मुंह से बैनामा नहीं करेंगे? मुझे वो मुंह बता दीजिए कि इस मुंह से नहीं करूंगा बैनामा। मैंने अच्छे अच्छे नेताओं को देख लिया। ठीक कह रहे हैं आप। एक बड़े नेता है, उनके पिताजी एक बार चुनाव लड़े लोकसभा का। दीक्षित जी मुस्कुराएंगे, वो समझ जाएंगे मैं कहां कह रहा हूं। चुनाव में तो वैसे जैसे चुनाव सब जीतते हैं वैसे वो भी जीते। इंदिरा जी की मृत्यु का समय था, सारे जीत गए तो वो भी जीत गए। उस वक्त तो भाई बिजली के खंभे पर भी कांग्रेस लिख दिया तो जीत गई।